सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मित्रों, आइए कुंडली का विश्लेषण करते हैं और देखते हैं क्या स्थितियां हैं इस कुंडली की। दोस्तों, ये निःशुल्क कुंडली अध्ययन के अगले कड़ी में दूसरे एक कुंडली का अध्ययन कर रहा हूं। मैंने 2 कुंडलियां का नाम अनाउंसमेंट किया था कि 2 कुंडली निःशुल्क अध्ययन करूंगा, तो एक का कर चुका हूं, ये दूसरे का है। इसके बाद और 2 लोगों का नाम अनाउंस करूंगा फ्री कुंडली एनालिसिस के लिए। तो ये सुविधा उनके लिए है जो रेगुलर मेरे प्रोग्राम के साथ बने रहते हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करते रहते हैं और हमेशा मेरे प्रोग्राम के साथ हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। उनकी कुंडलियां मैं निःशुल्क अध्ययन करता हूं, कुछ दिन उनको वॉच करता हूं। जब देखता हूं कि वो मेरे साथ बने हुए हैं तो उनका कुंडली खुद ही मैं डिमांड करता हूं कि आपकी कुंडली एनालिसिस होने वाली है। तो आप भी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। अगर इस प्रोग्राम के साथ बने रहें, सपोर्ट करते हैं, तो आपकी भी निःशुल्क कुंडली अध्ययन की जाएगी कुछ दिनों बाद। तो चलिए मित्रों, इस कुंडली का अध्ययन करते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ है 17/8/1987, 3:35 शाम का, अलवर राजस्थान। ये एक फीमेल लेडीज की कुंडली है। इसे एनालाइज करते हैं और देखते हैं क्या स्थिति है। D1, D9 चलित चक्र, D4, D10 अष्टक वर्ग, विंशोपक बल, षडबल, पुष्कर नवमांस, केपी एस्ट्रोलॉजी, सभी कुछ इसमें हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे ताकि बिल्कुल परफेक्ट एनालिसिस हो सके और जातक के जीवन से पूरी तरह ये मैच करता हो। तो चलिए इनका कुंडली एनालिसिस करते हैं। धनु लग्न की कुंडली है, 9 नंबर से स्टार्ट है D1 इनका। और ये भी बता दूं आपको साथ में कि राशिस जो कि इनके राशि मालिक होते हैं वो शुक्र देव हैं, क्योंकि चंद्रमा बैठे हुए हैं यहाँ पर शुक्र देव की राशि में। तो इनका वृष राशि है, तो शुक्र देव राशिस हैं और लग्नेश यहाँ गुरुदेव बनते हैं। तो लग्नेश और राशिस में मित्रवत रिश्ता नहीं है। ये जीवन में थोड़ा सा स्ट्रगल को दिखाता है, क्योंकि चीज़ें आसानी से नहीं मिलती। अगर लग्नेश और राशिस मित्र हों तो आसानी से कोई संघर्ष भी आए तो उससे निकल जाता है जातक। तो थोड़ी सी संघर्ष की स्थिति यहाँ दिख रही है, क्योंकि लग्नेश और राशिस शत्रु हैं। आगे चर्चा करें तो इष्ट देव इनके हनुमान जी बनते हैं, क्योंकि पंचमेश इनके मंगल देव हैं, तो इनके आराध्य हनुमान जी हुए। चंद्रमा इनके उच्च के हैं 6ठे भाव में। अब कैसा रिजल्ट देंगे आगे चर्चा करेंगे। शुक्र तथा चंद्रमा का त्रिक भाव में राशि परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि शुक्र के राशि में चंद्रमा और चंद्रमा के राशि में शुक्र बैठे हुए हैं। इसका भी आगे चर्चा करेंगे। शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने से विष योग बन रहा है यहाँ पर, तो विष योग का निर्माण हो रहा है। एवं चंद्रमा ससुराल के कारक होकर पीड़ित हैं, क्योंकि अष्टम भाव से ससुराल को भी देखा जाता है। तो ये ससुराल के कारक होकर पीड़ित हो गए हैं शनि से विष दोष के कारण। चलिए आगे और देखें। अभी राहु की महादशा है जो 2020 तक 24/9/2020 तक चलेगी। अंतर्दशा मंगल की है। इसके बाद गुरु की दशा आएगी, तो उसका भी हम चर्चा करेंगे कि गुरु की दशा कैसी जाएगी। मैंने इनकी चंद्र कुंडली भी देखी है, तो चंद्र कुंडली भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। वो भी पूरी तरह से नेगेटिव है इनकी। चलिए आगे चर्चा करें। अब तो केंद्र स्थान में सिर्फ पापी ग्रह राहु और केतु बैठे हैं केंद्र में, तो यह कुंडली के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव बनता है, क्योंकि केंद्र में एक भी शुभ ग्रह का ना बैठना कुंडली को नेगेटिव बनाता है। तो जितना हो सके भोलेनाथ की पूजन करनी चाहिए इन्हें, ताकि यह दोष दूर हो सके। धनु लग्न का स्वामी गुरु होते हैं और गुरु का प्रतीक और इनका प्रतीक चिन्ह है धनुर्धर, जिसके पीछे का शरीर घोड़े का होता है, हाथ में धनुष जिस पर बाण चढ़ा होता है। यह अग्नि तत्व राशि है, जाति क्षत्रिय है, स्वभाव द्विस्वभाव राशि होती है यह धनु लग्न। और धनु लग्न के जातक कुशाग्र बुद्धि के स्वामी होते हैं। अद्भुत ऊर्जा होती है इनमें। इनकी निगाह हमेशा अपने लक्ष्य पर होती है। यह कोई भी काम लेते हैं तो पूरा करके मानते हैं। आधा घोड़ा अग्नि तत्व और क्षत्रिय वर्ण इनकी तीव्रता को दिखाता है। इसमें इन लोगों में ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होती है। धनु भचक्र के चौथे स्थान पर आने वाली राशि है। इस राशि का विस्तार 240 से 270 अंश तक का है। मूल नक्षत्र के 4 चरण, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के 4 चरण, इसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रथम चरण से यह राशि बनता है। अब आइए फलित करें इसे। तो लग्न का मान
6 डिग्री 21 मिनट है और लग्न मूल नक्षत्र यानी केतु के नक्षत्र में है, जो कि लग्न को कमजोर एवं लग्न नक्षत्र भी अच्छे नहीं है। लग्न तो यहाँ कमजोर हैं 6 डिग्री के साथ, तो मतलब कि बल नहीं है, तथा लग्न के नक्षत्र जो मूल नक्षत्र है वह भी बहुत अच्छा केतु का नक्षत्र है, इसे नहीं कह सकते। तो थोड़ा यहीं पर संघर्ष दिख रहा है। आगे देखें हम, लग्नेश गुरु हैं तथा वे 6 डिग्री 2 मिनट के साथ अश्विनी नक्षत्र यानी केतु के नक्षत्र में है और गुरु पंचम भाव में मंगल की राशि में बैठे हैं, जो कि अच्छे हैं और जातिका को अच्छी शिक्षा, कुशाग्र बुद्धि तथा संतान सुख भी देने में सक्षम है। इनकी दृष्टि भाग्य भाव पर जाएगी, इनकी दृष्टि भाग्य भाव पर जा रही है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। पंचमी दृष्टि भाग्य भाव पर जाएगी तो धर्म में आस्था, भाग्य का सहयोग भी देंगे, आय देगी इनकी दृष्टि, अच्छी मानसिकता भी देगी। गुरु षडबल में अच्छे बल में है, मतलब कि बली है, इसलिए डिग्री कम होने के बाद भी यह फल देने में पूरी तरह सक्षम है, क्योंकि किसी भी ग्रह का डिग्री वाइज कमजोर होना ही उसका निर्णय नहीं कर सकते आप। अगर वह षडबल में बली है तो फल अस्त और मृत होने के बाद भी देता है, ये ध्यान रखना है आपको। शनि की बात करें तो शनि जो द्वितीय तथा तृतीय हैं एवं 20 डिग्री 51 मिनट के साथ ज्येष्ठा नक्षत्र यानी कि बुध के नक्षत्र में है एवं द्वादश भाव में मंगल की राशि में स्थित होकर रोग ऋण शत्रु को बढ़ावा दे रहे हैं। फालतू का व्यय, अस्पताल का खर्च देंगे, परंतु शत्रुओं पर विजय भी देंगे और जातिका को कोर्ट केस के चक्कर में भी फंसा सकते हैं। राहु की दृष्टि भी शनि पर जा रही है तो कोर्ट केस को परफेक्ट यह बनाता है। लाभ में कमी, धन संचय में कमी तथा अष्टम में दृष्टि जाने से ससुराल संबंधी परेशानी भी देंगे। शनि की दृष्टि चंद्रमा पर होने से विष योग भी बनेगा, जो परिवार से दूरी, मन अशांत रखेगा, वैवाहिक जीवन में भी परेशानी देगा। शनि षडबल में साधारण बल में है, परंतु विंशोपक बल प्राप्त हो रहा है, जिससे इन्हें बल मिल रहा है और यह फल देने में सक्षम है। आगे हम चर्चा करें मंगल की, तो मंगल जो कि पंचमेश हैं और द्वादश भी हैं और वह 2 डिग्री 53 मिनट के साथ मृत अवस्था में सूर्य से अस्त होकर 9वें भाव में यहाँ पर हैं और यहाँ पर 9वें भाव में सूर्य की राशि में मघा नक्षत्र यानी कि केतु के नक्षत्र में बैठे हैं एवं मृत होने के बाद भी षडबल में बहुत ज़्यादा बली हैं तथा नौमांस में स्वयं की राशि में चले गए हैं। मंगल आप देखेंगे अपने राशि में आ गए हैं, तो नौमांस में स्वयं के राशि में जाने से विंशोपक बल भी मिल रहा है, जिससे मंगल फल देने में पूरी तरह सक्षम हैं। यह भाग्य देंगे, पिता का सहयोग देंगे, पराक्रम देंगे, विदेशी यात्रा के मौके भी जीवन में बनेंगे, परंतु व्यय और कोर्ट केस भी दे सकते हैं। भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा, सुख सुविधा के अवसर देंगे, परंतु सूर्य से मंगल की युति गुस्सा तथा शारीरिक बीमारी भी देगी। रक्तचाप, हृदय रोग, दुर्घटना, पित्तरोग जैसी बीमारियां भी हो सकती है, परंतु गजब का पराक्रम और अपने दम पर परिवर्तन लाने में भी यह सक्षम बनाते हैं दोनों की युति, सूर्य और मंगल की। आगे चर्चा करें शुक्र के बारे में, तो शुक्र जो षष्ठेश एवं एकादश हैं और वो 28 डिग्री 42 मिनट के साथ अश्लेषा नक्षत्र यानी कि बुध के नक्षत्र में हैं और षडबल में बली होकर चंद्रमा के राशि में अष्टम भाव में शुक्र के साथ, यहाँ पर शुक्र अष्टम में चंद्रमा के राशि में है, तो यह भी देखना है कि विपरीत राजयोग बनेगा कि नहीं। तो अष्टम भाव में शुक्र जो है वो विपरीत राजयोग में है, परंतु विपरीत राजयोग का पूरा प्रभाव नहीं देगा क्योंकि छठे के मालिक होकर अट्ठे में बैठे हैं। तो यहाँ विपरीत राजयोग पूरा प्रभाव नहीं देगा क्योंकि कुंडली में लग्नेश अच्छे बल में नहीं है, परंतु शुक्र खुद की भी मृत अवस्था में है, लेकिन नौमांस में अपने उच्च की राशि में शुक्रदेव चले गए हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। तो नौमांस में अपने उच्च की राशि में है तथा लग्न कुंडली में षडबल में होने से बहुत हद तक प्रभाव देने में सक्षम है, परंतु विपरीत राजयोग का कम प्रभाव मिलेगा क्योंकि राहु की दृष्टि शुक्र पर तो जा रही है। तो शुक्र पाप पीड़ित होकर विपरीत राजयोग में तो आ गए हैं, परंतु कम प्रभाव में है, परंतु गुण ज्ञान देंगे, गुण विद्या देंगे, धन लाभ देंगे, परंतु बहुत परेशानियों के बाद यहाँ शुक्र इनको लाभ देंगे। शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग भी यहाँ फलित नहीं होगा। छठवें भाव में अष्टम भाव यानी कि छठवें और अष्टम भाव का राशि परिवर्तन भी यहाँ पर त्रिक भाव से त्रिक भाव का राशि परिवर्तन भी हो रहा है, जिससे दोनों एक दूसरे के घर का भी फल दे रहे हैं। चंद्रमा तथा शुक्र दोनों ही छठवें और आठवें का भाव का फल दे रहे हैं। ये भी चर्चा कर लेंगे कि क्या स्थिति बनती है आगे। अब बुध की बात करें तो बुध जो कि सप्तमेश एवं कर्मेश हैं, कर्म भाव का भी मालिक है एवं 27 डिग्री 20 मिनट के साथ मृत अवस्था में अश्लेषा नक्षत्र यानी कि स्वयं के नक्षत्र में होने से बली हैं
और षड्बल में अत्यंत बली हैं, जिससे ये मृत अवस्था में होने के बाद भी फल देने में पूरी तरह सक्षम है। और अष्टम भाव में चंद्रमा की राशि में यहाँ पर बैठे हुए हैं। चंद्रमा की राशि में शुक्र के साथ स्थित है, तो यहाँ सप्तमेश अष्टम में है, वह भी षष्ठे शुक्र के साथ युति में, जो कि पूरी तरह वैवाहिक बाधा एवं वैवाहिक परेशानी एवं जीवन साथी से मतभेद को दिखाता है तथा निश्चय ही ये वैवाहिक परेशानी अभी हो रही होगी, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। अष्टम भाव ससुराल को भी दिखाता है, अतः निश्चय ही ससुराल से परेशानी वैवाहिक मतभेद होना संभव है, तो इसका भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि सप्तमेश बुध पर राहु की दृष्टि भी है, वैवाहिक मतभेद एवं विच्छेद को दिखाता है। बुध कर्म भाव के भी स्वामी हैं, जिससे यह पता चलता है कि जातक का कैरियर उसके मन के लायक नहीं होगा, जीवन में संघर्ष निश्चित रूप से होगा। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा जो कि अष्टमेश हैं एवं 12 डिग्री 31 मिनट के साथ रोहिणी नक्षत्र यानी चंद्रमा खुद के नक्षत्र में है, जिससे वह बली हैं। और षष्ठम भाव में शुक्र की राशि में शुक्र से राशि परिवर्तन करके बैठे हैं। हालांकि चंद्रमा को 6, 8, 12 का दोष नहीं होता, और त्रिक से त्रिक भाव का राशि परिवर्तन यह दिखाता है कि शुक्र और चंद्रमा एक दूसरे के भाव का भी फल दे रहे हैं। लेकिन चंद्रमा यहाँ मानसिक चिंता, वैवाहिक परेशानी, माता संबंधी परेशानी, कोर्ट केस एवं फालतू का व्यय भी जरूर देंगे। एवं शनि और चंद्रमा का दृष्टि संबंध कुंडली में विष योग का निर्माण कर रही है, तो वैवाहिक जीवन के लिए परेशानी तथा कोर्ट केस भी देगी। आपसी मतभेद ये सब भी इनके साथ होता होगा, तो इसका ध्यान रखना होगा। हालांकि चंद्रमा षड्बल में बलहीन है, चंद्रमा विपरीत राजयोग में भी हैं, लेकिन लाभ नहीं होगा क्योंकि चंद्रमा पूरी तरह से पीड़ित है। आइए सूर्य की बात करें तो सूर्य जो नवमेश हैं तथा 0 डिग्री 18 मिनट के साथ मृत अवस्था में और मघा नक्षत्र यानी केतु के नक्षत्र में और स्वयं की राशि में षड्बल में अत्यंत बलहीन होकर 9वें भाव में बैठे हैं। लेकिन भाग्येश का मृत होना भाग्य में कमी, आत्मविश्वास में कमी, पराक्रम में कमी, जीवन में संघर्ष, परेशानी तथा वैवाहिक परेशानी को भी दिखाता है। कार्य क्षेत्र में नौकरी, कैरियर में भी परेशानी को दिखाता है, पराक्रम में भी कमी को दिखाता है। हालांकि सूर्य नवमांश में अपने उच्च की राशि में चले गए हैं, परंतु बलहीन होने से लाभ नहीं मिलेगा। नवमांश में सूर्य द्वादश में बैठकर कैरियर हाउस को देख रहे हैं, परंतु बलहीन अवस्था होते हुए ये लाभ नहीं देंगे। परंतु जातिका को मन लायक जॉब यहाँ ये देने में सक्षम नहीं है। आइए आगे चर्चा करें, राहु के विषय में जान ले। तो राहु जो कि चतुर्थ भाव में 10 डिग्री 42 मिनट के साथ उत्तरा भाद्रपद यानी शनि के नक्षत्र में है, और उनका राशि स्वामी शनि खुद नेगेटिव हाउस यानी कि द्वादश भाव में है। अतः राहु चतुर्थ भाव में शुभ शत्रु राशि होकर, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर इनका नक्षत्र स्वामी जो है वो शनि है, ध्यान रखिएगा इस बात को, मैंने राशि स्वामी नहीं कहा। तो नक्षत्र स्वामी इनके राहु के शनि बनते हैं और वह द्वादश भाव में चले गए हैं, तो ये स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि नक्षत्र स्वामी के हिसाब से राहु केतु फल देते हैं अपना। तो शत्रु राशि होकर सुखों में कमी यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि शत्रु राशि में है। माता संबंधी परेशानी, वैवाहिक परेशानी एवं कैरियर के क्षेत्र में संघर्ष, और द्वादश भाव पर दृष्टि जाएगी। द्वादश भाव पर दृष्टि जाने से कोर्ट केस भी दे सकते हैं। राहु की महादशा 24/9/2020 तक चलेगी, अतः इस समय में बेहद ही सतर्क रहना है और वैवाहिक परेशानी से बचना है, नहीं तो यह कोर्ट केस भी दे सकते हैं। इसके बाद मतलब 2020 के बाद परेशानी नहीं होगी, यह स्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी, क्योंकि राहु अलगाव के कारक हैं। अतः इस समय में 2020 तक आपको बचना है, इसके बाद आपकी परेशानी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। केतु की बात करें तो केतु कर्म भाव में बुध देव की राशि में 16 डिग्री 42 मिनट के साथ हस्त नक्षत्र यानी कि चंद्रमा के नक्षत्र में है, एवं नक्षत्र स्वामी और राशि स्वामी बुध दोनों ही, मतलब इनके नक्षत्र स्वामी यहाँ पर इनके नक्षत्र स्वामी चंद्रमा बनते हैं, जो कि आकर बैठ गए हैं यहाँ पर त्रिक भाव में, और इनके राशि स्वामी जिस राशि में है बुध बनते हैं, वो भी आकर अष्टम में बैठ गए हैं। तो दोनों का नक्षत्र एवं राशि स्वामी का नेगेटिव हाउस में होना परेशानी दिखाता है। अतः यहाँ केतु कार्य क्षेत्र तथा कैरियर में स्ट्रगल देंगे, संघर्ष देंगे, धन संचय में कमी देंगे,
सुखों में कमी देंगे तथा कर्म में मतलब कि कर्म भाव प्रभावित करेंगे और छोटी मोटी बीमारी भी संभव है, परंतु अचानक कभी भी यह जीवन परिवर्तित कर देंगे, इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। कभी भी ये लाभ भी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ें दे रहे हैं आपको और देते रहेंगे। अभी एकाएक परिवर्तित करेंगे। वो परिवर्तन केतु का जब आएगा तो बुध की महादशा में, केतु तो बहुत लंबा अभी टाइम है, उस वहाँ तक जाने में आपको बहुत ज़्यादा अभी प्रॉब्लम होगी, इसलिए केतु और राहु का उपाय अभी संभव है तो कर लेना है। क्योंकि राहु का तो आपको दान वगैरह करना है, केतु का पूजा पाठ करके इन्हें स्थिर करना है ताकि आपके कैरियर के लिए बेहतरीन मौका मिल सके। अब आइए दोस्तों आय भाव की बात कर लें। अब तो यहाँ हो गया आय, कर्म और धन की स्थिति देखते हैं। तो आय भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, जो कि नवमांश में अपने उच्च की राशि में है, तो गुरुदेव की राशि में, और गुरु पंचम में बहुत अच्छी स्थिति में है, तो आय होगी जीवन में, इनके ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। कर्म भाव के मालिक बुध बनते हैं, जो कि नीच के होकर नवमांश में गुरुदेव की राशि में बैठे हैं, और गुरु यहाँ पर लेकिन लग्न में अच्छे हैं, तो जिस राशि में बैठे हैं उसका स्वामी बहुत अच्छी स्थिति में है, तो कर्म भी इनका साथ देगा, स्ट्रगल होगा लेकिन साथ देगा। धन भाव के स्वामी शनि बनते हैं, और शनि अपने राशि में है नवमांश में, और फिर से शनि को देखिएगा लग्न में तो द्वादश में है, तो परेशानियाँ तो जरूर हैं, कुछ ना कुछ धन संचय में, धन कमाने में, लेकिन स्ट्रगल के बाद संभावना ये है कि धन की स्थिति भी बनेगी। आइए अब D9 की बात कर लें हम। तो आय भाव यहाँ D9 की बात कर लें तो D9 में लग्न के 9 में सूर्य, नवमांश में यहाँ देखिएगा तो लग्न के 9 में सूर्य बनते हैं, जो नवमांश में द्वादश भाव में अपने उच्च की राशि में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी देंगे, क्योंकि सूर्य और चंद्र का अमावस योग और सूर्य केतु का ग्रहण दोष भी लगा हुआ है, तो ये परेशानियाँ यहाँ पर दिख रही है। D9 के लग्नेश शुक्र जो यहाँ D9 के लग्नेश हैं वो शुक्र होते हैं, वो आय भाव में अपने उच्च की राशि में अच्छी स्थिति में है। D9 के लग्न में गुरु अच्छी स्थिति में है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो D9 के सप्तमेश मंगल देव बनते हैं सप्तमेश, और अपने से छठे भाव यानी कि द्वादश भाव में चले गए हैं, तो यहाँ परेशानी है, यानी कि द्वादश में है तो वैवाहिक विच्छेद को दिखाता है अभाव, तो परेशानी, वैवाहिक परेशानी निश्चय रूप से है। D9 में सूर्य चंद्र का अमावस योग बना हुआ है। D9 में सूर्य तथा चंद्रमा का अमावस योग एवं चंद्रमा केतु के साथ ग्रहण दोष एवं सूर्य भी केतु के साथ ग्रहण दोष से पीड़ित हैं, जिससे सूर्य तथा चंद्रमा बिल्कुल ही नेगेटिव बन गए हैं अब तो। D9 में मंगल केतु का अंगारक दोष भी बना हुआ है, जो कि जातिका में बहुत ज़्यादा गुस्सा भी देगा, यह बात निश्चय है, तो गुस्से से बचना चाहिए इनको। D9 में शनि अपने स्वयं की राशि में है, यह अच्छी स्थिति है। शुक्र उच्च के हैं तथा बुध जो कि लग्न में सप्तमेश हैं वह D9 में नीच के हो गए, तो यहाँ वैवाहिक परेशानी साफ दिख रही है। मंगल अपने राशि में है, सूर्य उच्च के हैं परंतु पीड़ित हैं। D9 में राहु छठे भाव में अच्छे माने जाते हैं। चलिए चलित की चर्चा करें तो चलित में शुक्र जो हैं वो 9वें भाव का भी फल देंगे अपनी महादशा में। चलित में भी विष योग बना हुआ है, तो विष योग का पूरा प्रभाव रहेगा। चलित में शुक्र केतु से पीड़ित है, मंगल से, और सूर्य से पीड़ित है शुक्र चलित में, तो ये ध्यान रखना होगा आपको, थोड़ी सी परेशानी, वैवाहिक बाधा दिख रही है। D4 की बात करें तो D4 में लग्न के चतुर्थेश गुरु पंचम भाव में सही स्थिति में है। लग्न के चतुर्थेश बनते हैं गुरु, जो कि पंचम भाव में अच्छी स्थिति में है। D4 के लग्न में केतु नेगेटिव है, केतु लग्न में बैठे हुए हैं, तो यहाँ ये नेगेटिव माने जाएंगे। D4 के चतुर्थ भाव के स्वामी भी गुरु हैं, वो भी पंचम में अच्छे माने जाएंगे, तथा गुरु चतुर्थेश भी हैं, तो दोनों अच्छी स्थिति है, जो अच्छा है क्योंकि पंचम में है। अब आइए D10 की बात कर ले तो D10 में लग्न के दशमेश जो हैं वो बनते हैं बुधदेव। लग्न के दशमांश कुंडली में आए भाव में अच्छी स्थिति में है। D10 के कार्येश जो होते हैं, कार्य जिसको D10 पर पूरा जिसका आधिपत्य होता है वह होते हैं शनि, तो यहाँ शनि द्वादश में अपने राशि में है, तो इन्हें भी पॉजिटिव मानेंगे क्योंकि स्वयं की राशि में है। D10 के दशमेश मंगल सप्तम में अच्छी स्थिति में है, ये भी ठीक है, परंतु गुस्से से बचना होगा, नहीं तो दिक्कत होगा। लग्न में राहु नेगेटिव हैं, अतः राहु का उपाय अनिवार्य होगा, परेशानियां देंगे आपको, स्ट्रगल देंगे, और स्ट्रगल के बाद यह D10 कहता है कि आपको सफलता मिलेगी।
चलिए अब आगे चर्चा करें। तो अभी 2020 तक राहु की दशा है, तो सतर्क रहना है, वैवाहिक परेशानी से बचे रहना है। इसके बाद आपकी स्थितियाँ ठीक होगी। गुरु की दशा आपकी बहुत अच्छी जाएगी। गुरु को अष्टक वर्ग में अच्छे बिंदु मिले हैं, अतः गुरु की दशा बहुत शुभ जाएगी। अष्टक वर्ग की बात करें तो लग्न को 34 पॉइंट मिला है, द्वितीय भाव को 22 पॉइंट मिला है, अतः यह ध्यान देना है, धन भाव में कमी हो रही है। तृतीय भाव में 29 पॉइंट मिला है, चतुर्थ भाव में 25 पॉइंट मिला है, तो सुखों में कमी रहेगी, उसका ध्यान दीजिए। पंचम भाव में 29 पॉइंट है, छठे भाव में 38 पॉइंट है, इसका ध्यान दीजिए। रोग ऋण शत्रु बढ़ सकते हैं। सप्तम भाव में 36 पॉइंट है, यह ठीक है। अष्टम में 28 पॉइंट है, इसका भी ध्यान देना है आपको। नवम भाव में 21 है, भाग्य आपका हीन दिख रहा है। दसम भाव में 21 है, यह भी दिक्कत है, इसका ध्यान दीजिए। एकादश भाव में 24 है, अतः आय में भी कमी है, इसका भी ध्यान देना है आपको। और द्वादश भाव में 31 है, वो भी ध्यान देना है। आपके फालतू के व्यय, हॉस्पिटल वगैरह का खर्च बढ़ने का संभावना है। प्रश्नों की बात करें, इनके कुछ प्रश्न हैं। तो गुरु की दशा में जॉब के बारे में जान लेते हैं। तो गुरु की दशा में शिक्षा संबंधी क्षेत्र में नौकरी के पूरे अवसर बनते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत, परिश्रम और उपाय के बाद आसानी से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना होगा, मेहनत करना होगा और बहुत सारा उपाय करना होगा, तब आपकी नौकरी की, खास करके सरकारी नौकरी की स्थिति बनेगी, लेकिन उसका चांस बहुत कम है, बहुत ज़्यादा मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। 2020 तक संभल कर रहें, नहीं तो वैवाहिक परेशानी संभव है, क्योंकि कुंडली अलगाव को दिखाती है। उपाय की बात करें तो शनिवार को पीपल के पेड़ के पास पानी वाला नारियल सर से 7 बार वार कर फोड़ें और प्रसाद किसी को बांटें, उससे आपका विष योग का प्रभाव खत्म होगा। हर शनिवार को 11 चाहे 15 शनिवार तक कीजिए। बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाना है। बुधवार का व्रत कीजिए। हनुमान जी की दूर से ही आपको पूजा अर्चना करनी है, हनुमान चालीसा पढ़ना है। शंकर भगवान को दूध से रोज अभिषेक करें, हो सके तो काला तिल भी डाल लें। माँ महालक्ष्मी का श्री सूक्त का पाठ प्रतिदिन कीजिए। सूर्य को जल दीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। प्रीता का नियमित आशीर्वाद लीजिए और शनिवार को पीपल के वृक्ष के पास जल दीजिए, काला तिल डालकर उसमें, तो आपकी स्थितियाँ बहुत हद तक सुधर जाएंगी। अगर रत्न पहनना है तो पुखराज आप पहन सकती हैं। 8.25 रत्ती का 8.25 रत्ती का पुखराज पहनिए। गुरु आपकी अच्छी स्थिति में लग्नेश होकर बलहीन है, तो बल भी मिलेगा उन्हें। केंद्र स्थान आपका खाली है, यह बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, तो आप भोलेनाथ की जितनी हो सके पूजा करें, तो आपके लिए स्थितियाँ बेहतर होंगी। तो मित्रों, यह रहा इनकी कुंडली का अध्ययन। अगर आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।